इंडिया एक बहुत ही स्पेशल कंट्री है, मेनली अपनी ज्योग्राफी की वजह से। जब हम इंडिया को मैप पर देखते हैं, तो ये दूसरे कई कंट्रीज से क्लियरली अलग नजर आता है। और यही चीज़ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी देती है। श्री अरबिंदो ने भी बहुत खूबसूरती से कहा था कि इंडिया की ज्योग्राफी ही उसे यूनिक बनाती है। अब इमेजिन करो कि आप कर्नाटका के जोग फॉल्स के पास खड़े हो, जहां एक ऊंचे प्लेटो से पानी बहुत जोर से नीचे गिरता है। ये गिरता हुआ पानी सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि इसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो हमारे घरों को रोशन करती है और मशीन्स चलाती है। अब चलिए दो बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं। इंडिया के मेन ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन-कौन से हैं और इतनी ज़्यादा लैंड डाइवर्सिटी हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि आप इंडिया का मैप देख रहे हो। आपको मैप पर कई अलग-अलग कलर्स दिखेंगे। ये कलर्स रैंडम नहीं होते, ये लैंड की हाइट दिखाते हैं। कुछ जगह बहुत ऊंची होती हैं जैसे माउंटेन्स, कुछ बिल्कुल फ्लैट होती हैं जैसे प्लेन्स, और कुछ ऊंची पर फ्लैट होती हैं जिसे प्लाटोज कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है जो हमने पहले लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। 1984 में जब राकेश शर्मा, जो इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे, स्पेस में गए, तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था, इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है? उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा, यानी पूरी दुनिया से भी ज्यादा सुंदर। स्पेस से इंडिया एक कंप्लीट और ब्यूटीफुल देश लगता है। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर ये एक लीजन बनाता है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसे सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एशिया का एक बड़ा और अलग पहचान वाला हिस्सा है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इंडिया को यूजुअली 5 बड़े रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ये हैं ग्रेट माउंटेन रीजन, गंगा और इंडस के प्लेन्स, डेजर्ट रीजन, सर्दर्न पेनिनसुला और आइलैंड्स। इस चैप्टर में ऐसा लगता है जैसे हम इन सब रीजन्स के ऊपर से फ्लाई कर रहे हों, कभी ऊपर से देख रहे हों और कभी पास जाकर डिटेल में। इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है, इसलिए एक ही बार में सब कुछ डिटेल में समझना पॉसिबल नहीं होता। इंडिया के नॉर्थ में माइटी हिमालयन माउंटेन रेंज खड़ी है, बिल्कुल एक ह्यूज नेचुरल वॉल की तरह। वेस्ट में इंडिया को थार डेजर्ट और अरेबियन सी घेरते हैं। साउथ में वास्ट इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये नेचुरल बाउंड्रीज इंडिया को एशिया के बाकी हिस्सों से अलग करती हैं और इन्होंने इंडिया के क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन फीचर्स की वजह से इंडिया में अलग-अलग सीजन्स होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स डेवलप हुए हैं और हजारों सालों में रिच ट्रेडिशंस बनी हैं। अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप ध्यान से देखो, तो आप अपना लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का लेसन भी याद कर सकते हो और रफली समझ सकते हो कि इंडिया अर्थ पर कहाँ लोकेटेड है। जैसे जैसे हम मैप पर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करते हैं, अलग-अलग कलर्स तुरंत दिखाते हैं कि इंडिया की लैंड कितनी वेरिड है। मैप का लेजेंड हमें बताता है कौन सी जगह ज्यादा ऊंची है और कौन सी नीचे। हिमालयाज खासकर बहुत इंप्रेसिव हैं। जब आप उन्हें मैप पर देखते हो, तो ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में एक लंबी वॉल की तरह फैली हुई दिखाई देती हैं, लगभग 2500 किलोमीटर्स तक। हिमालयाज की कई पीक्स 8000 मीटर्स से भी ज्यादा ऊंची हैं, जिन्हें 8000ers कहा जाता है। हिमालय सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि ये 6 कंट्रीज में फैली हुई हैं: इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन्हीं पीक्स में माउंट एवरेस्ट भी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। समर के टाइम हिमालयास पर जमी हुई बर्फ पिघलती है और गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े रिवर्स को जन्म देती है। ये रिवर्स प्लेन्स तक बहकर आती हैं और पीने के पानी, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि ये रिवर्स मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को पानी देती हैं, इसलिए हिमालयास को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हिमालय सिर्फ पानी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कल्चर और फेथ के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। बहुत से लोग हिमालयास को पवित्र मानते हैं और यहाँ टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज बनाई गई हैं। मॉन्क्स, पिलग्रिम्स और स्पिरिचुअल सीकर्स दुनिया भर से यहाँ आकर प्रे और मेडिटेट करते हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है गौमुख, जो उत्तराखंड में है। गौमुख का मतलब होता है काउज माउथ। ये गंगोत्री ग्लेशियर का एज है, जो इंडियन हिमालयास के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। यहीं से भागीरथी रिवर निकलती है, जो गंगा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है।
गौमुख एक होली प्लेस होने के साथ साथ एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम आप गंगा को शहरों और खेतों के बीच बहते हुए देखो, तो याद रखना कि इसका लॉन्ग जर्नी शुरू हुआ था उन आइसी हिमालयाज की ऊंचाइयों से। बहुत ही पुराने टाइम की बात है जब जिस जमीन को आज हम इंडिया कहते हैं वो यहाँ पर नहीं थी। ये एक बहुत बड़े लैंडमास का हिस्सा था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। और मानने या ना मानने, उस समय अफ्रीका इसका नेबर था। धीरे धीरे इंडिया इस ह्यूज लैंडमास से अलग हो गया और नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। ये जर्नी मिलियंस ऑफ सालों तक चली। लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडिया आखिरकार एक और बड़े लैंडमास, जिसे यूरेशिया कहते हैं, तक पहुंच गया। जब इंडिया यूरेशिया से टकराया, तब कुछ बहुत ही अमेजिंग हुआ। दोनों के बीच की जमीन तब गई और ऊपर की तरफ मुड़कर उठ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कार्पेट को एक साइड से धक्का देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इसी पावरफुल कोलिजन से माइटी हिमालयन माउंटेन्स का जन्म हुआ। इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है ये फैक्ट कि इंडिया आज भी मूव कर रहा है। ये धीरे धीरे एशिया के अंदर पुश हो रहा है, लगभग हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से, जो असल में आपके बालों के उगने से भी कम है। इस स्लो मूवमेंट की वजह से हिमालयाज आज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। हर साल ये सिर्फ लगभग 5 मिलीमीटर ही ज्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन हजार सालों में ये छोटी सी ग्रोथ मिलकर लगभग 5 मीटर बन जाती है। इसलिए हिमालय सिर्फ एंशिएंट माउंटेन्स नहीं है, बल्कि लिविंग माउंटेन्स हैं जो आज भी ग्रो कर रहे हैं। हिमालय नाम खुद इन माउंटेन्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। हिमा, जिसका मतलब होता है स्नो, और आलया, जिसका मतलब होता है होम या ड्वेलिंग। दोनों को मिलाकर हिमालय का मतलब होता है दी अबोर्ड ऑफ स्नो, जो इन बर्फ से ढकी हुई चोटियों को बिल्कुल परफेक्ट तरह से डिस्क्राइब करता है। हिमालयाज़ को हम 3 मेन पार्ट्स में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर और सबसे रगिड हिस्सा हिमाद्री कहलाता है, जिसे ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहा जाता है। यहीं दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा। ये माउंटेन्स पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत कम लोग इस रीजन में रहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में हिमाचल यानी लोअर हिमालयाज लोकेटेड हैं। इस रीजन का क्लाइमेट थोड़ा माइल्ड होता है, इसलिए ये फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए सूटेबल होता है। यहीं पर कई फेमस हिल स्टेशंस हैं, जैसे उत्तराखंड का नैनीताल, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश का शिमला और उत्तराखंड का मसूरी। ये जगहें अपने प्लेजेंट वेदर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। इसके और साउथ में शिवालिक हिल्स आती हैं, जिन्हें आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये हिमालयाज की सबसे नीचे वाली रेंजेस होती हैं और यहाँ जेंटल हिल्स और घने फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ये रीजन वाइल्ड लाइफ से रिच होता है और हाई माउंटेन्स और वास्ट गैंगेटिक प्लेन्स के बीच एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। गैंगेटिक प्लेन्स को ही नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहने वाले लोगों ने घर बनाने का एक स्पेशल तरीका डेवलप किया है, जिसे कथकुनी या धज्जी दीवारी स्टाइल कहते हैं। इन हाउसेस को लोकली अवेलेबल स्टोन और वुड से बनाया जाता है। ये मेथड सर्दियों के ठंडे मौसम में घर को वार्म रखता है और साथ ही माइल्ड अर्थक्वेक्स को झेलने में भी मदद करता है, जो माउंटेनियस एरियाज में काफ़ी कॉमन होते हैं। हिमालयाज रिच प्लांट और एनिमल लाइफ का घर भी है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इस पार्क में प्लांट्स और एनिमल्स की वाइड वैरायटी मिलती है, जिसमें स्नो लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल्स और कलरफुल हिमालयन मोनल बर्ड भी शामिल हैं। अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से इस पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। गवर्नमेंट और लोकल विलेज कम्युनिटीज मिलकर इस नेचुरल ट्रेजर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करती हैं। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ये रीजन मोनास्ट्रीज, बियास जैसे बहते हुए रिवर्स, पहाड़ी उत्पादों से भरे लोकल मार्केट्स और रोडोडेंड्रॉन जैसे सुंदर फ्लावर्स के लिए भी जाना जाता है, जिनसे एक रिफ्रेशिंग शरबत बनाया जाता है। ये सब मिलकर दिखाता है कि हिमालय सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, बल्कि नेचर, कल्चर और हिस्ट्री से भरी हुई एक लिविंग वर्ल्ड है। जब हम डेजर्ट शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हम एक बहुत गर्म जगह की कल्पना करते हैं, जहां रेत होती है और तेज धूप पड़ती है। लेकिन इंडिया में एक ऐसा डेजर्ट भी है जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ये कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है। लद्दाख में सर्दी के दौरान टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है और जमीन रफ और रॉकी दिखती है, जिसमें ऊंचे माउंटेन्स, गहरी वैलीज और पैंगोंग सो जैसे खूबसूरत लेक्स मिलते हैं। सो शब्द का मतलब लेक होता है। अक्सर लेक्स फ्रेश वाटर के होते हैं, लेकिन पैंगोंग सो का पानी नमकीन होता है, क्योंकि आसपास के माउंटेन से मिनरल्स घुलकर इसमें आ जाते हैं।
लद्दाख की ज़मीन इतनी अजीब और अनइवन लगती है कि लोगों को ये मून की सरफेस जैसी महसूस होती है। इसीलिए इसे मूनलैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि ये लैंड तब बना जब इंडियन लैंड मास यूरेशिया से टकराया और चट्टानें ऊपर की तरफ मुड़ गईं। बहुत पहले ये इलाका समुंदर के नीचे था, इसीलिए यहाँ की रॉक्स ज्यादातर रेत और क्ले से बनी हुई हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हवा और बारिश ने इन रॉक्स को धीरे धीरे काटकर आज के अजीब शेप्स बना दिए। लद्दाख में रहना क्लाइमेट की वजह से मुश्किल है, फिर भी यहाँ कई जानवर और लोग रहते हैं। स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिबेटन एंटेलोप जैसे रेयर एनिमल्स इस कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। यैक्स लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दूध, मीट, वुल और गोबर देते हैं और साथ ही पहाड़ों पर बोझ उठाने के काम भी आते हैं। लद्दाखी लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं और अपनी जमीन से गहरा रिश्ता रखते हैं। ये रीजन अपने पुराने मॉनेस्ट्रीज और ब्राइट कलरफुल फेस्टिवल्स जैसे लोसार और हेमिस फेस्टिवल के लिए मशहूर है, जो इस ठंडी जमीन में भी गर्माहट और खुशी ले आते हैं। अब जब हम हिमालय से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन पूरी तरह से बदल जाती है। हम पहुंचते हैं वाइड और फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स में। इन प्लेन्स ने इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्हें हिमालय से नीचे आने वाली बड़ी रिवर्स पानी देती हैं, जो अपने साथ लाइफ लेकर आती हैं। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स अपनी कई छोटी रिवर्स के साथ मिलकर जमीन पर रिच मिनरल्स फैला देती हैं। इससे सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है और फार्मिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। इसी वजह से यहाँ फसलें बहुत अच्छी उगती हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी वाइड यूज होता है। रिवर्स सिर्फ खेती के काम ही नहीं आती, बल्कि बिजली बनाने के लिए भी यूज होती हैं। क्योंकि यहाँ की जमीन फ्लैट और फर्टाइल है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर यमुना जैसे रिवर्स के किनारे डेवलप हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में फार्मर्स मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एक साल में एक से ज्यादा फसल उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में लोग पानी से भरे खेतों में पैडी उगाते हैं। ये प्लेन्स जीव जंतुओं की रिच वैरायटी को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे ग्रे लंगूर और शानदार टाइगर। एक टाइम पर टाइगर्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोग्राम्स ने उन्हें वापस उनके नेचुरल हैबिटेट्स में लाने में मदद की है। गैंजेटिक प्लेन्स की फ्लैट जमीन ने ट्रैवल को भी आसान बना दिया है। रोड्स और रेलवे लाइंस पूरे रीजन में फैली हुई हैं, जिससे लोग और सामान दूर दूर तक आसानी से जा सकते हैं। हजारों सालों से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स ट्रैवल और ट्रेड के लिए यूज होते आ रहे हैं, जिससे इंडिया के अलग अलग रीजन्स कनेक्टेड रहे और सिविलाइजेशन को ग्रो करने में मदद मिली। इंडियन रिवर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से ज्यादातर रिवर्स के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी। ब्रह्मपुत्र थोड़ा अलग है, इसका मतलब होता है ब्रह्मा का बेटा। कई रिवर्स गर्मियों में छोटी हो जाती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र उल्टा और बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसे पिघलती हुई हिमालयन बर्फ और हेवी समर रेन्स का पानी मिलता है। ये सब बातें मिलकर दिखाती हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी ठंडे डेजर्ट से लेकर फर्टाइल प्लेन्स तक कैसे लोगों की जिंदगी को गहराई से शेप करती है। अब चलिए इंडिया के मैप पर वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम उस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, हमें एक बड़ा सा येलो कलर का एरिया दिखाई देता है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। सोचिए आप वहां खड़े हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। आपको दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत के टीले, सूखी और रफ जमीन और एक खुला आसमान दिखाई देगा, जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। इन रेत के टीलों के बीच में चलने वाला एक ट्रैवलर उन बड़े बड़े रेत के लहरों के सामने बहुत छोटा सा लगता है। ये सैंड ड्यून्स छोटे पहाड़ों जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पत्थर के नहीं बल्कि रेत के बने होते हैं। इनका ऐसा शेप होने का मेन रीजन हवा है। हवा लगातार रेत को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाते रहती है और धीरे धीरे उसे इकट्ठा करके पहाड़ जैसे टीले बना देती है। समय के साथ ये ड्यून्स बड़े हो जाते हैं और कभी कभी 150 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं। पहाड़ों के अनलाइक इनकी शेप हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि हवा लगातार रेत को हिलाती रहती है। थार डेजर्ट एक बहुत ही ड्राई रीजन है और इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडिया के अंदर ही पड़ता है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यहाँ जीवन मुश्किल होता है, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं और पानी बहुत कम मिलता है। इन कठिन कंडीशंस की वजह से लोगों और जानवरों का फ्रीली घूमना मुश्किल होता है, इसलिए डेजर्ट एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। फिर भी लोग यहाँ सदियों से रहते आए हैं और उन्होंने अपने आप को यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया है। उनके कपड़े, खाने पीने की आदतें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब इस सूखे और गर्म क्लाइमेट के अनुरूप होती है।
इतनी कठिन जमीन के बावजूद यहाँ वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। इंडियन घड़ियाल जैसे जानवर, जो एक बड़ा मगरमच्छ जैसा रेप्टाइल होता है, पास के नदी के इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि अब ये लगभग एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है और कानून के जरिए सुरक्षित है। मोर जैसे पक्षी, जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, वो भी यहाँ दिखाई देते हैं और डेजर्ट के लैंडस्केप में रंग और सुंदरता भर देते हैं। थार डेजर्ट के बीच में जैसलमेर स्थित है, जिसे अक्सर गोल्डन सिटी कहा जाता है, क्योंकि धूप में इसकी इमारतें सोने की तरह चमकती हैं। यहाँ का जैसलमेर फोर्ट गर्व से खड़ा है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। डेजर्ट के किनारों पर पुष्कर मेला जैसे रंग बिरंगे मेले लगते हैं, जहाँ ऊंट खरीदे और बेचे जाते हैं और दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं। थार डेजर्ट में पानी बहुत ही कीमती होता है। महिलाओं को अक्सर अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी कमी की वजह से लोगों ने पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना सीख लिया है। परंपरा के रूप में बर्तन पानी के बजाय रेत से साफ किए जाते हैं और सिर्फ थोड़ा सा पानी रिंस करने के लिए यूज होता है। ये पानी भी फिर से यूज कर लिया जाता है, जैसे पौधों को पानी देने के लिए। राजस्थान टांका या कुंड जैसे स्मार्ट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स के लिए भी मशहूर है, जहां बारिश का पानी जमा करके खासकर पीने के लिए स्टोर किया जाता है। ये सब सोचकर हमें समझ आता है कि पानी बर्बाद ना करना कितना जरूरी है। अब चलिए फिर से मैप पर लौटते हैं और थार डेजर्ट से धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते ही हमें अरावली हिल्स दिखाई देते हैं। ये पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक हैं, जो लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। इनमें कई रिजेस और पीक्स हैं। माउंट आबू, जो सबसे ऊंचा पीक है, 1700 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, लेकिन ज्यादातर पहाड़ियां 300 से 900 मीटर्स के बीच में होती हैं। ये सोचना सच में हैरानी कर देता है कि सिर्फ 4-4.5 घंटे की ड्राइव में कोई माउंट आबू के अरावली से जोधपुर के थार डेजर्ट तक पहुंच सकता है और दो बिल्कुल अलग अलग तरह की जमीन का अनुभव कर सकता है। अगर हम पॉलिटिकल मैप देखें तो पता चलता है कि अरावली रेंज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे कई राज्यों में फैली हुई है। ये पहाड़ियां नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की ज्योग्राफी और क्लाइमेट को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये थार डेजर्ट को और ज्यादा ईस्ट की तरफ फैलने से रोकती हैं। अगर अरावली ना होते तो बहुत ज्यादा जमीन डेजर्ट में बदल सकती थी। अरावली पहाड़ियां मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल से रिच हैं। इसी वजह से यहाँ सदियों से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती रही हैं। दरअसल जावर की एंशिएंट माइंस ये दिखाती हैं कि इंडियंस दुनिया में सबसे पहले लोग थे जिन्होंने 800 साल से भी पहले जिंक निकालने की कला को मास्टर कर लिया था। ये पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे मशहूर फोर्ट्स का घर भी हैं। इन फोर्ट्स को पहाड़ी इलाकों में इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ का टेरेन दुश्मनों के लिए हमला करना मुश्किल बना देता था। अरावली के बीच मजबूती से खड़े ये किले हमें हिस्ट्री, वीरता और इंसानी बुद्धि की कहानियां सुनाते हैं, जो इस जमीन से ही जुड़ी हुई हैं। अब चलिए इंडिया के एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसे पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए पहले ये सोचिए कि प्लेटो होता क्या है। प्लेटो एक ऐसी जमीन होती है जो अपने आसपास के इलाके से थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन ऊपर से ज्यादातर फ्लैट होती है। इसके किनारे अक्सर स्टीप होते हैं, बिल्कुल सीढ़ियों जैसे। इंडिया में कई प्लेटोज हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटो देश के बीच और दक्षिण के हिस्सों में पाया जाता है। ये प्लेटो बहुत पुराना है, हिमालय से भी काफी ज्यादा पुराना। इसे पेनिनसुलर प्लेटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पेनिनसुला पर स्थित है। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो। पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन है। इस खास शेप और लोकेशन की वजह से इसने इंडिया की ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस प्लेटो के दोनों तरफ दो माउंटेन रेंजेस खड़ी हैं। वेस्ट साइड पर वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट साइड पर ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं और वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ एक मजबूत दीवार की तरह चलती हैं। मॉनसून के दौरान इनकी स्टीप ढलानों से कई नदियां नीचे की तरफ बहने लगती हैं, जिससे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स बनते हैं। ये पहाड़ियां नेचर के लिए बहुत जरूरी हैं। इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और रिवर्स की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। वेस्टर्न घाट्स के नॉर्दर्न हिस्सा को सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले में नीचे और टूटे हुए हैं। ये ईस्टर्न कोस्ट के साथ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरे हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच जो बड़ा सा ऊंचा लेकिन फ्लैट इलाका है, उसे डेक्कन प्लेटो कहा जाता है। ये पेनिनसुलर प्लेटो का बिल्कुल सेंटर या दिल माना जाता है।
इस प्लेटो पर कई इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी रिवर्स यहीं से शुरू होती हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहते हुए आखिर में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये खेती, घरों और इंडस्ट्रीज के लिए पानी देती हैं और मिलियंस लोगों की जिंदगी को सपोर्ट करती हैं। अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नदियां किस डायरेक्शन में बह रही हैं। प्लेटो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए ज्यादातर नदियां उसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और इनका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स वेस्ट की तरफ बहते हैं और अरेबियन सी में गिर जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो मिनरल्स, फॉरेस्ट्स और फर्टाइल लैंड से रिच है, इसीलिए ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डेंस फॉरेस्ट्स में कई ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे संथल, गोंद, बैगा, भील और कोरकू। इन कम्युनिटीज की अपनी अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल होते हैं और इनकी जिंदगी नेचर और फॉरेस्ट से गहरी तरह से जुड़ी होती है। ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात जैसे स्टेट्स में पाई जाती है। अगर आप फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को साथ-साथ देखें, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कम्युनिटीज फॉरेस्ट और प्लेटो रीजन्स में क्यों रहती हैं। प्लाटोज की एक और बहुत खूबसूरत खासियत वाटरफॉल्स भी होती है। जब नदियां अनइवन और रॉकी सरफेस पर बहते बहते अचानक ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, तो वाटरफॉल्स बनते हैं। ये वाटरफॉल सिर्फ देखने में सुंदर ही नहीं होते, बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने और इरिगेशन के लिए पानी देने में भी मदद करते हैं। इस तरह पेनिनसुलर प्लेटो एक ही साथ नेचर, लोगों, कल्चर और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और इसी वजह से ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में से एक है। इंडिया दुनिया के कुछ सबसे अमेजिंग कोस्टलाइंस का घर है। अगर आप इंडिया के किनारों के साथ साथ ट्रैवल करें तो आपको बहुत तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे। कहीं बीचेस पर सॉफ्ट गोल्डन रेत होती है, तो कहीं डार्क रंग के पत्थर मिलते हैं। कुछ जगहों पर समुद्र के नीचे कलरफुल कोरल रीफ्स होते हैं और कुछ जगहों पर घने हरे भरे जंगल बिल्कुल कोस्ट के पास उगते हैं। इंडिया की कोस्टलाइन वैरायटी और सरप्राइजेस से भरी हुई है और ये 7,500 किलोमीटर से भी लंबी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी कोस्टलाइंस में से एक बनाती है। अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखें तो आप देखेंगे कि कई नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। आप वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पर फैली हुई कई कोस्टल स्टेट्स को भी नोटिस कर सकते हैं। वेस्ट और ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स शेप, विड्थ और रिवर्स के बिहेवियर के मामले में एक दूसरे से अलग हैं। कोस्ट के पास पहुंचकर कई नदियां समुद्र में मिलने से पहले छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं। इस खास फीचर का एक नाम है, जिसके बारे में आपने क्लास में डिस्कशन की होगी। अब चलिए इंडिया के वेस्ट कोस्ट के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये कोस्ट नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में केरला तक फैला हुआ है और बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ की ज्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं। ये नदियाँ छोटी होती हैं और बहुत तेजी से बहती हैं, क्योंकि पहाड़ समुद्र के काफी पास होते हैं। डेल्टास बनाने के बजाय ये ज्यादातर एस्चुरीज बनाती हैं, जहाँ रिवर का पानी समुद्र के पानी से मिलता है। इस कोस्ट पर कई छोटे बेज, क्रीक्स और एस्चुरीज मिलते हैं। वेस्ट कोस्ट के सबसे बड़े एस्चुरीज नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा बनाए गए हैं। अपनी लोकेशन और नेचुरल हार्बर्स की वजह से वेस्ट कोस्ट पर कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और शहर बसे हुए हैं। हजारों सालों से ये जगहें ट्रेड, ट्रैवल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स रही हैं। आज मुंबई, जो वेस्ट कोस्ट पर स्थित है, इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है। अब हम इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कोस्ट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच स्थित है और नॉर्थ में गंगा डेल्टा से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले में ईस्टर्न कोस्ट पर वाइड और फ्लैट प्लेन्स मिलती हैं। यहाँ कई बड़ी नदियाँ धीरे धीरे प्लेन्स को पार करती हैं और समुद्र के पास मिट्टी जमा करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी रिवर्स यहाँ बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा तब बनता है जब नदी अपने मुहाने पर मिट्टी और रेत जमा करती है, जो धीरे धीरे ट्रायंगुलर या पंखे जैसी जमीन बना देता है। ये डेल्टास बहुत फर्टाइल होते हैं और खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ईस्ट कोस्ट पर चिलिका लेक और पुलिकट लेक जैसी खास वाटर बॉडीज भी मिलती हैं। ये लगून्स होते हैं, मतलब ऐसे जलाशय जो नेचुरल बैरियर्स जैसे सैंड बार्स के कारण समुद्र से अलग हो जाते हैं। मेनलैंड कोस्ट्स के अलावा इंडिया के पास समुद्रों में बिखरे हुए कई आइलैंड्स भी हैं, जो इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं। इन सब को मिलाकर इंडियन आइलैंड्स कहा जाता है।
इंडिया के दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये आइलैंड्स अपनी नेचुरल ब्यूटी, अलग-अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, कोरल रीफ्स और वॉल्केनोज के लिए मशहूर हैं। कुछ एंशिएंट ट्राइब्स हजारों सालों से इन आइलैंड्स पर रह रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में स्थित एक आइलैंड ग्रुप है, जो केरला के मालाबार कोस्ट के पास है। इस ग्रुप को आर्किपेलागो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आइलैंड्स का एक समूह। लक्षद्वीप में 36 छोटे आइलैंड्स हैं, जो ज्यादातर कोरल से बने हुए हैं। इनमें से सब आइलैंड्स पर लोग नहीं रहते। ये आइलैंड्स साफ नीले पानी और रिच मरीन लाइफ से घिरे हुए हैं। इन आइलैंड्स की वजह से इंडिया एक बहुत बड़े मरीन एरिया को कंट्रोल करता है, जो फिशिंग, मरीन रिसोर्सेज की स्टडी और मरीन एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक और बड़ा आर्किपेलागो बनाते हैं, जिसमें 500 से ज्यादा बड़े और छोटे आइलैंड शामिल हैं। ये आइलैंड्स वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं और दो मेन ग्रुप्स में बटे हुए हैं, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। इनकी लोकेशन इंडिया की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समुद्र में वॉच पोस्ट्स की तरह काम करते हैं। ये आइलैंड्स फॉरेस्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स से भरपूर हैं। इनका इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा महत्व है। ब्रिटिश रूल के दौरान कई फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ स्थित कठोर सेलुलर जेल में बंद करके रखा गया था। इस जेल को आज भी प्रिजर्व किया गया है, ताकि हमें अपने पूर्वजों के बलिदान याद रहें, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद देश में जी रहे हैं। इन आइलैंड से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडमान और निकोबार ग्रुप में स्थित बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। कभी कभी ये फट पड़ता है और आसमान में धुआं और लावा उछाल देता है। ये सारे कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स मिलकर ये दिखाते हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी सिर्फ डाइवर्स ही नहीं है, बल्कि उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी और नेचुरल लाइफ से गहरी तरह से जुड़ी हुई है। अब चलिए आइलैंड से वापस लौटकर बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए हिमालयाज के ईस्टर्न साइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक बहुत ही खास जगह पर पहुंचते हैं, जिसे सुंदरबंस कहा जाता है। ये रीजन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस के द्वारा बनाए गए डेल्टा में स्थित है, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ नदी का पानी, समुंदर का पानी और जमीन एक अनोखे तरीके से मिलते हैं। ये डेल्टा दो देशों में फैला हुआ है। इसका आधा हिस्सा इंडिया के वेस्ट बंगाल में है और आधा बांग्लादेश में। अपनी खास प्राकृतिक विशेषताओं की वजह से सुंदरबंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। सुंदरबंस अपनी घनी मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के लिए मशहूर हैं। ये मैंग्रोव्स मिट्टी भरे नमकीन पानी में उगते हैं और जमीन को तेज समुद्री लहरों और आंधियों से बचाते हैं। ये रीजन कई प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, जो नदियों और क्रीक्स को आसानी से तैरकर पार कर सकता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा डेल्टा रिवर्स के मुहाने के पास कहाँ स्थित है। अब मैप पर नजर रखते हुए हम और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और अपनी इस जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स पर पहुंचते हैं। मैप पर आप गारो, खासी और जैंतिया हिल्स को क्लियरली स्पॉट कर सकते हैं। ये हिल्स मेघालय प्लेटो का हिस्सा है। ये पूरा रीजन अपनी ताज़ा हरियाली, घने जंगल और खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इसी हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, फॉरेस्ट्स घने होते हैं और यहाँ बहुत सी यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इस रीजन के लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। खासी लोगों का फेस्टिवल शाद सुख मिंसियम उनकी प्रकृति के प्रति श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड को दिखाता है। यहाँ की सबसे अमेजिंग चीज़ों में से एक है लिविंग रूट ब्रिजेस, जो नोंगरियाट जैसे गांवों और चेरापूंजी जैसे इलाकों के पास मिलते हैं। ये ब्रिजेस कई सालों तक पेड़ों की जड़ों को धाराओं के ऊपर गाइड करके बनाए जाते हैं, जिससे एक मजबूत और प्राकृतिक पुल तैयार होता है। इस रीजन में एक बहुत ही मशहूर गांव है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मावलेनोंग। ये गांव एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है। यहाँ की सफाई, बैम्बू डस्टबिन्स का इस्तेमाल और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल दुनिया भर में सराहा जाता है। यहाँ के लोग अपने आसपास की प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं और उसके साथ मिलकर जीते हैं। मावलेनोंग अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए भी मशहूर है, जो दिखाते हैं कि इंसान और प्रकृति का सफल साथ कितना खूबसूरत हो सकता है। इस जर्नी को समाप्त करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें।
इंडिया ने अपने नाम से ही उस सबकॉन्टिनेंट को पहचान दी है जिसका ये हिस्सा है। यहाँ की ज्योग्राफी बहुत ही डाइवर्स है। बर्फीली हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर गर्म और सूखा थार डेजर्ट तक। चौड़ी प्लेन्स अनेक नदियों से सिंचित होते हैं और प्राचीन पेनिनसुलर प्लाटो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच स्थित है। इन अलग-अलग भूगोलिक रूपों ने अलग-अलग तरह की मिट्टियों, पौधों, जानवरों, जीवन शैलियों और आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है। इसी वजह से इंडिया की संस्कृति इतनी रिच और डाइवर्स बनी है। ये ज्योग्राफिकल फीचर्स सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन को भी एक गहरा आकार देते आए हैं।